हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना की छठी और 7वीं किस्त को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ किया है कि कब योजना की किस्त भेजी जाएगी। विधानसभा के अंदर और बाहर मंत्री ने साफ कर दिया है कि पैसा कब भेजा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हंगामा मचा हुआ है। आखिर सवाल है कि मैया योजना पर जब सब कुछ साफ है तो फिर हंगामा क्यों हो रहा है? इस पूरे मसले पर विपक्ष की भूमिका में अपनी बात रखते हुए वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार बिना तैयारी के योजना लेकर आई है। सरकार के पास पैसे नहीं है। अब जब अनुपूरक बजट लाया गया है तो इसके बाद योजना की राशि का भुगतान किया जा सकता है। जब सदन में सवाल पूछा गया कि आखिर मैया योजना का पैसा क्यों रुका है, इस पर सरकार ने जवाब दिया कि 10 मार्च तक पैसा भेज दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि योजना की सत्यापन के वजह से देरी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर कहा कि देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन किसी ने अब तक बेटी बहन को सम्मान देने का काम नहीं किया है। यह बात सदन में हुई, लेकिन जब बाहर विधायक निकले तो कांग्रेस के विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार अपने वादों पर काम कर रही है। नई योजना आती है तो कुछ त्रुटि के वजह से देरी हुई है। अभी बकाया 8 मार्च तक भेजने की तैयारी है। फिलहाल मैया योजना की 56 लाख बेटी बहन इंतजार कर रही हैं कि कब योजना की राशि जाएगी। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में पिछले 1 से 1.5 माह में कई नए नियम लागू किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार की समस्या जस की तस बनी हुई है। रिम्स में आमतौर पर 5 रुपए की पर्ची पर डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन हाल ही में एक अजीबोगरीब स्थिति सामने आई है। पिछले 8 से 10 दिनों में कुछ लोग इस 5 रुपए की पर्ची के लिए 50 से 100 रुपए तक खर्च कर रहे हैं। कैसे हो रही वसूली? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन ने लोगों की सहूलियत के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की है। अब मरीजों को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर टोकन नंबर प्राप्त करके काउंटर पर पर्ची मिलती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि एक सामान्य प्रक्रिया में आखिर इतनी वसूली क्यों हो रही है? दरअसल रिम्स में आने वाले 60 से 65% मरीज गरीब तबके से आते हैं। उनमें से अधिकांश के पास स्मार्टफोन तक नहीं होते। इस समस्या का समाधान करने के लिए अस्पताल ने ओपीडी काउंटर के बाहर कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है, जो मरीजों को रजिस्ट्रेशन में मदद करते हैं। सहायता के नाम पर वसूली बताया गया कि कुछ लोग रजिस्ट्रेशन में सहायता के नाम पर 50 से 100 रुपए तक की वसूली कर रहे हैं। इस मुद्दे पर दैनिक भास्कर के पत्रकार ने बुधवार को करीब 1.5 घंटे तक जांच की। इस दौरान उन्होंने पाया कि रजिस्ट्रेशन के लिए लगी लंबी कतार में पैसे देकर लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी। इस तरह की वसूली से यह साफ हो गया कि नियमों की कड़ाई के बावजूद रिम्स में भ्रष्टाचार जारी है। झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। बता दें कि नीरू शांति भगत ने विधानसभा चुनाव में आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत दर्ज करने से चूक गई थी। इसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रेवत कला गांव में गुरुवार रात कोयला लदा एक हाईवा पलट गया। हादसे में हाईवा चालक कुंदन यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खलासी गंभीर रूप से घायल है। इस हादसे में सड़क किनारे की 2 दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। घायल को पहले लातेहार के सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। हाईवा बालूमाथ से कोयला लौटकर मनिका होते हुए डाल्टनगंज जा रहा था। राजकिशोर यादव और नागेश्वर यादव की दुकानों में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। इस हादसे से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं के प्रभावित होने की बात बार बार सामने आती है।
डिजिटल कनेक्टिविटी की समस्या से तमाम प्रकार के कार्यों एवं सेवाओं में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। ऐसे में सरकार सभी पंचायतों में मोबाइल टॉवर स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी ताकि डिजिटल माध्यम से होने वाले सभी सरकारी कार्य सुचारू, सरल एवं सुविधाजनक तरीके से संचालित हो सके। कहा कि आज जमाना डिजिटल हो चुका है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जो डिजिटलाइजेशन से अछूता हो। सोरेन ने आज झारखंड मुख्यालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा आयोजित समारोह में 29,945 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बीच टैबलेट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। इस अवसर पर उन्होंने गुणवत्ता युक्त शिक्षा संवर्धन हेतु विद्यालय रिपोर्ट कार्ड एवं शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य समेकित सतत क्षमता विकास कार्यक्रम का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी KDDDHI में आज प्राथमिक विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध करने के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इससे स्कूलों में उपस्थिति से लेकर सभी रिपोर्टिंग कार्य डिजिटल माध्यम से होंगे। वहीं टैबलेट का प्रयोग बच्चों के पठन पाठन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, अनुश्रवण, बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी और उसके आधार पर शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी। बच्चों के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की शिक्षा व्यवस्था का व्यापक पैमाने पर डिजिटाइजेशन हो चुका है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं, डिजिटल शैक्षिक सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं। ऐसे में अगर हमारे बच्चे अगर डिजिटल फ्रेंडली नहीं होंगे तो उनके आगे की राह आसान नहीं होगी। उन्हें हर कदम पर कई चुनौतियां एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने तथा डिजिटल रूप से उन्हें मजबूत करने के अभियान में जुट गई है। बच्चों का समग्र विकास हमारी सरकार प्रतिबद्धता है। मोबाइल में सिमट गई है दुनिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक में आज तेजी से बदलाव हो रहा है। आपकी मुट्ठी में मोबाइल है और उस मोबाइल में सारी दुनिया सिमट गई है। अब आपको ना को पर्स लेकर चलने की जरूरत है और ना ही कैश। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हर चीज की सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। मोबाइल फोन भी इससे अच्छा नहीं है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं। अगर आप इसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उन्नति के राह पर आगे बढ़ेंगे। बच्चों से कहा कि वे इस डिजिटल जमाने में कहां खड़े हैं और दुनिया कहां पहुंच चुकी है, उसका आकलन करते हुए आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के होनहार बच्चों को विभिन्न माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे आगे बढ़ सकें। आज जैक के साथ CBSI और ICSI बोर्ड के टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार अपने खर्चे पर यहां के गरीब और होनहार विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने का मौका दे रही है। इसके अलावा अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने एवं उनके भविष्य को संवारने का काम हो रहा है। इस अवसर पर मंत्री रामदास सोरेन, मुख्य सचिव मति अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह एवं झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन मौजूद थे। EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2024 से 25 के लिए PF, EPF पर ब्याज दर 8.25% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। यह फैसला EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की बैठक में लिया गया। हालांकि यह निर्णय लाखों कर्मचारियों के लिए एक झटका साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें इस बार ज्यादा रिटर्न की उम्मीद थी। अब सभी की नजरें वित्त मंत्रालय की मंजूरी पर टिकी हैं, जिसके बाद यह दर 7 करोड़ से अधिक PF खाताधारकों पर लागू होगी। पिछले कुछ सालों की EPF ब्याज दरें इस तरह रही हैं। वित्त वर्ष 2023-24 8.25%, वित्त वर्ष 2022-23 8.5%, वित्त वर्ष 2021-22 7.5%, वित्त वर्ष 2020-21
7.5%। वित्त वर्ष 2019-20 7.5%। वित्त वर्ष 2018-19 7.5%। वित्त वर्ष 2017-18 7.5%। वित्त वर्ष 2016-17 7.5%। वित्त वर्ष 2015-16 7.5%। वित्त वर्ष 2014-15 7.5%। वित्त वर्ष 2013-14 7.5%। वित्त वर्ष 2012-13 7.5%। वित्त वर्ष 2011-12 7.5%। वित्त वर्ष 2010-11 2022 से 23 8.15%। वित्त वर्ष 2021 से 22 8.10%। यह 4 दशकों का न्यूनतम स्तर था। वित्त वर्ष 2020-22 8.50%। बताया जा रहा है कि ब्याज दर के स्थिर रहने से पीएफ खाताधारकों को ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसके साथ ही महंगाई को ध्यान में रखते हुए वास्तविक रिटर्न पहले से कम हो सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को अपनी निवेश रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। क्या करें कर्मचारी? ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप के माध्यम से अपना पीएफ बैलेंस चेक करें। वित्त मंत्रालय की मंजूरी पर ध्यान रखें, क्योंकि यह दर तभी लागू होगी। ज्यादा रिटर्न के लिए पीपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश विकल्पों को भी अपनाने पर विचार करें। इसे लेकर सरकार का मानना है कि ईपीएफओ की फंडिंग और निवेश योजनाओं को ध्यान में रखते हुए यह दर उचित है। वहीं वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह ब्याज दर कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे 8.5% या उससे अधिक होना चाहिए था। ईपीएफओ अपनी ब्याज दरें तय करने के लिए सरकारी बॉन्ड और अन्य निवेशों पर मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करता है, लेकिन मौजूदा बाजार स्थितियों के कारण ब्याज दर में ज्यादा बढ़ोतरी संभव नहीं थी। ईपीएफओ ब्याज दरें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? बता दें कि ईपीएफओ अपने निवेश को सरकारी बॉन्ड, इक्विटी और अन्य सुरक्षित साधनों में लगाता है। वर्तमान बाजार स्थितियों और सरकारी बॉन्ड यील्ड में स्थिरता के कारण ब्याज दर में कोई वृद्धि नहीं की गई। ईपीएफओ को संतुलन बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी खाताधारकों को समय पर ब्याज और निकासी मिल सके। झारखंड विधानसभा में आज पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में राज्य की आर्थिक प्रगति के सकारात्मक संकेत मिले हैं। वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में झारखंड की हिस्सेदारी 1.59% थी, जो 2023 से 24 में बढ़कर 1.64% हो गई है। द्वितीय क्षेत्र ने सबसे तेज विकास दर दर्ज की है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है। पिछले एक वर्ष में राज्य की महंगाई दर अधिकांश समय 6% की लक्षित सीमा के भीतर रही है। राज्य की राजकोषीय स्थिति भी सुदृढ़ हुई है। वर्ष 2001 से 2 में बजट का आकार 6,067 करोड़ रुपए था, जो 2023 से 24 में बढ़कर 1,69,90,121 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 में यह आंकड़ा 1,28 करोड़ 9 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले 5 वर्षों में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में औसतन 9.4% की वार्षिक वृद्धि हुई है, जबकि राज्य के अपने कर राजस्व में 13.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल व्यय में भी 10.4% की वार्षिक वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय और योजना व्यय के अनुपात में सुधार देखा गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड प्रायः राजस्व अधिशेष वाला राज्य रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि राज्य की आय उसके व्यय से अधिक है। राजकोषीय घाटा भी अधिकांशतः वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम की निर्धारित सीमाओं के भीतर रहा है, जो राज्य के स्थिर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। कुल मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट झारखंड की आर्थिक वृद्धि और वित्तीय प्रबंधन में सुधार की ओर संकेत करती है, जो राज्य के समग्र विकास के लिए सकारात्मक संकेत हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं।
झारखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन विधायक सीपी सिंह ने मंत्री इरफान अंसारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 लाख देने वाले बयान का प्रमाण सदन में दिखाने की चुनौती दी। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अगर इरफान अंसारी इस बयान का सबूत सदन में पेश कर दें तो वह अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं अगर इरफान अंसारी ऐसा साबित नहीं कर पाए तो उन्हें खुद इस्तीफा देना होगा। वहीं इसके बाद हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने राज्य सरकार के रोजगार के वादों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 10 लाख नौकरी देने के वादे को याद दिलाया, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। नवीन ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में 700 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन अब अधिकांश परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो रहे हैं, जिससे इन पदों को भरने में मुश्किलें आ रही हैं। उन्होंने नगरपालिका सैनिटरी सुपरवाइजर पदों के मामले में भी सवाल उठाया, जहां 600 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी आई थी, लेकिन इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी वह यहां की शिक्षा व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यहां के युवाओं के लिए नौकरी पाना मुश्किल हो रहा है। रांची का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में शनिवार को हल्की बारिश और 1-2 स्थानों पर वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। जिन जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है, इनमें गारहवा, पलामू, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा शामिल है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि यह स्थिति पश्चिमी विक्षोभ के चलते पैदा हो रही है। उन्होंने बताया कि राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में इस बदलाव का असर कम देखने को मिलेगा। रांची में इसकी वजह से शनिवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं शुक्रवार को रांची में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री, जमशेदपुर में 32.5, डालटेनगंज में 33.4, बोकारो में 33.1 और चाईबासा में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जमशेदपुर की जुगसलाई पुलिस ने ड्रग्स तस्करों को तीखी चोट दी है। शहर में बेधड़क ब्राउन शुगर बेचने के इल्जाम में पुलिस ने 13 लोगों को धरा है। धराए गए 13 लोगों में गिरोह का सरगना अब्दुल हामिद, एक महिला नगमा खातून और 3 नाबालिग भी शामिल हैं। इनके पास से करीब 150 ग्राम बीएस यानी ब्राउन शुगर, डिजिटल तराजू, रैपर और पाउच जब्त किए गए हैं। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है। इस बात का खुलासा आज यानी शुक्रवार को जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने किया। एसपी ने मीडिया को बताया कि खरकई नदी का किनारे भारी मात्रा में ब्राउन शुगर आया हुआ है। उसकी पुड़िया बनाई जा रही है। पुड़िया बनाने के बाद इसे जमशेदपुर के युवाओं के बीच बेच दिया जाएगा। मिली इंफॉर्मेशन पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और जुगसलाई थानेदार की देखरेख में एक टीम गठित की गई। गठित टीम ने बताए गए लोकेशन पर रेड मारी और 13 संदेही लोगों कस्टडी में ले लिया। धराए लोगों से कड़ाई से पूछताछ करने पर कई अहम राज उगले हैं। गिरोह के सरगना अब्दुल हामिद ने पुलिस को दिए अपने बयान में राज खोला कि वह ओडिशा और सरायकेला से ब्राउन शुगर लाकर जमशेदपुर में बेचा करता था। बीएस बेचने के लिए उसने अपने गिरोह में कई लोगों को जोड़ रखा था। वैसे तो पूरे जमशेदपुर में माल सप्लाई करता है, पर जुगसलाई और आदित्यपुर इलाके में इसका गिरोह ज्यादा एक्टिव था। एसपी ने बताया कि धराए 13 में से 3 तस्कर जुगसलाई इलाके में बीएस की तस्करी करते थे। वही लोग बीते दिनों जुगसलाई में गोली भी चलाई थी। सुने क्या बोले एसपी कुमार शिवाशीष। परीक्षक की रिपोर्ट में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने पर विभागों में अनियमितता की आशंका जाहिर की है। वित्तीय लेखे पर टिप्पणी में लिखा गया है कि वर्ष 2023 से 24 के दौरान विभागों द्वारा सहायक अनुदान के तौर पर दी गई 19,51,578 करोड़ 88,88,000 करोड़ की राशि के विरुद्ध 5,209 उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार के निकायों व प्राधिकारों के द्वारा जमा नहीं कराए गए। सीएजी की रिपोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई गई है कि इस राशि का व्यय किस प्रयोजन में किया गया, इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा रिपोर्ट में जिक्र है कि 44,158 उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित 1,14,045.62 करोड़ की राशि जारी हुई थी। इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र भी 31 मार्च 2024 तक बकाए थे।
रिपोर्ट में जिक्र है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र का अधिक संख्या में लंबित रहना निधि के गलत उपयोग व अनियमितता की आशंका को बढ़ाता है। सीएजी ने टिप्पणी की है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान राज्य के 8 विभागों ने 30 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध सरकारी खातों से 22,22,22,000 की निकासी की। रिपोर्ट में जिक्र है कि सिर्फ मार्च 2024 में ही 9 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र से 13.32 करोड़ की निकासी की गई। निकाली गई राशि में 21.54 करोड़ राशि से जुड़े 25 आकस्मिक विपत्र वित्तीय वर्ष के अंत तक नहीं सौंपे गए थे। रिपोर्ट के अनुसार 18,011 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र जमा नहीं किए गए, जिसके जरिए कुल 489,71,272 करोड़ की राशि की निकासी हुई। 4,53,93,339 करोड़ का गलत बजटीय प्रावधान। रिपोर्ट में जिक्र है कि वर्ष 2023-24 के दौरान झारखंड सरकार के द्वारा राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 4,53,639 करोड़ का गलत बजटीय प्रावधान किया गया एवं व्यय दर्ज किया गया। इसे व्यय के उद्देश्य से अवधारित किया गया। राजस्व पूंजीगत व्यय को 4,53,639 करोड़ से कम अधिक बताया गया। इस राशि में से 4,43,360 करोड़ पूंजी परिसंपत्ति के सृजन के लिए अनुदान, 36,27,000 करोड़ छात्रवृत्ति, नकद राहत, 50 करोड़ सहायता अनुदान तथा 16,52,000 करोड़ रखरखाव व मरम्मति से संबंधित हैं। दवाओं और उपकरणों की खरीद पर महज इतने ही हुए खर्च। सीएजी ने पाया है कि उपलब्ध धनराशि 139,567 करोड़ के विरुद्ध जेएमएचआईडीपीसीएल ने दवाओं और उपकरणों की खरीद पर 2016 से 22 के दौरान केवल 79,939 करोड़ का उपयोग किया, यानी दवा व उपकरण की खरीद पर उपलब्ध राशि का महज 20% ही खर्च हुआ। शेष राशि या तो वापस कर दी गई या लेजर खातों में पड़ी रही। खाली रहे डॉक्टरों के 61% पद। सीएजी ने पाया कि है मार्च 2022 तक राज्य में चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों के 3,634 स्वीकृत पदों के मुकाबले 2,210 पद खाली थे, जो कुल पदों का लगभग 61% है। दवा उपकरण की खरीद पर महज 20 ही खर्च हुआ। इसके अलावा स्टाफ नर्सों के स्वीकृत पदों 5,872 के मुकाबले 3,033 पद और पैरामेडिक्स के स्वीकृत पदों 1,080 के मुकाबले 864 पद खाली थे। जिलों को सैंपलिंग की प्राथमिक इकाई माना गया और 24 जिलों में से 6 जिलों धनबाद, दुमका, गुमला, गढ़वा, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा को विस्तृत जांच के लिए चुना गया। 6 में से 2 मेडिकल कॉलेज, 2 आयुष शैक्षणिक संस्थान, 23 जिला अस्पतालों में से 5, 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 14, 3,30,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 13, 1,65,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में से 25, 11 निजी अस्पताल और 6 जिला संयुक्त आयुष औषधालयों को प्रदर्शन ऑडिट के लिए चुना गया। ऑडिट जांच में जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिक्स की कमी सामने आई। चिकित्सा विशेषज्ञों, स्टाफ नर्सों व पैरामेडिक्स की कमी क्रमशः 21 से 80%, 14 से 76% व 50 से 50% तक है। 100% रही। जिन जिलों के अस्पतालों को सैंपल के तौर पर चुना गया, वहां पाया गया कि कहीं भी ओपीडी की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। वहीं जिला, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोगी सेवा, विशेषकर ईएनटी, मनोचिकित्सा, हड्डी रोग, सीएचसी में शिशु रोग, सामान्य सर्जरी और पीएचसी में सामान्य मेडिसिन आईपीडी सेवा भी उपलब्ध नहीं थी। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में घोषणा की थी कि भारत वर्ष 2077 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इस सम्मेलन में उन्होंने भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं पंचामृत की घोषणा की,
जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और कार्बन उत्सर्जन में कमी से जुड़े अन्य लक्ष्य भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा को धरातल पर उतारने की दिशा में CSIR NML द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। CSIR NML आयरन मेकिंग में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वह कम हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद ग्लोबल वार्मिंग पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए CSIR NML द्वारा एक कंपनी के साथ करार करने की दिशा में काम हो रहा है। यह जानकारी CSIR NML के डायरेक्टर डॉ संदीप घोष चौधरी ने दी। प्रभात खबर से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पारंपरिक आयरन मेकिंग जैसे ब्लास्ट फर्नेस विधि में कोयला का उपयोग होता है, जिससे CO2 उत्सर्जित होता है। लेकिन हाइड्रोजन के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जगह पानी H2O बनता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है। अगर हाइड्रोजन को हरित स्रोतों, जो नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित होता है, से प्राप्त किया जाए तो स्टील उत्पादन पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल हो सकता है। इससे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से स्टील उद्योग में कोयले की निर्भरता भी कम होगी, जिससे कोयले की कीमतों और आपूर्ति संकट पर निर्भरता घटेगी। CSIR NML द्वारा जो टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है, इससे आने वाले दिनों में देश व दुनिया को काफी फायदा होने की उम्मीद है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, जिसमें वैश्विक औसत सतही तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों 1950 से साल 900 से 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। भारत में वर्ष 2024 में औसत तापमान सामान्य से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। इस वर्ष विज्ञान दिवस की थीम विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना तय किया गया है। इसी थीम पर जमशेदपुर स्थित CSIR NML के वैज्ञानिकों द्वारा देश दुनिया को एक से बढ़कर एक नई टेक्नोलॉजी प्रदान की जा रही है। युवा वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय सेना के लिए खास तौर पर आर्म्ड व्हीकल तैयार की जा रही है। बताया कि कई बार भारतीय सेना बड़े मिशन पर जब जाती है तो सैनिक जिस वाहन में बैठते हैं वह काफी भारी होती है। इसकी वजह से ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचने में उसे दिक्कत होती है। अब आर्म्ड व्हीकल तैयार कर रहे हैं। इसमें सेना की गाड़ियों के ऊपर मैग्नीशियम की एक प्लेट लगाई जाएगी। ऐसा करने से सेना की गाड़ियों का वजन कम हो जाएगा। इससे उसकी स्पीड तो बढ़ेगी ही, बुलेट प्रूफ भी होगी। वाहनों को बुलेट प्रूफ बनाने के चक्कर में गाड़ियां अभी भारी हो जाती हैं।